और इस आज इनके जयंती के अवसर पर आज सबसे पहले मैं बिमला जी और सच्चिदानंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे महामानव के जयंती मनाने के लिए एक महिला होकर के जो यह प्रयास करती है, इसके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम है। वह अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं आप सब की तरफ से मैं भाई बिमला जी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं इनके जयंती को मैं गांव-गांव ले जाऊंगी, इसलिए मैं इनको और बधाई देना चाहता हूं कि जो आपने शहर से इस गांव की ओर इस कार्यक्रम को बढ़ाया है, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद मैं आपको ज्ञापित करता हूं और आपको आभार देता हूं। इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाते रहिए। और मैं तो इधर बीच में अस्वस्थ था, लेकिन अब स्वस्थ मैं पूर्ण रूप से हूं। आप जिस तरह का सहयोग मांगेंगी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, लोगों की तरफ से, मैं हर तरह का सहयोग आपको देने के लिए काम करूंगा। आज हमारे बीच में हमारे आजमगढ़ से आज़ाद नेता, एक क्रांतिकारी नेता हैं। इनके बारे में शायद आप लोग कम जानते होंगे। जब यह कहीं भी एंकर के सामने सोशल मीडिया पर बोलते हैं किसी भी समस्या को लेकर के जिले की और प्रदेश की, तो लगता है कि आजमगढ़ का आज़ाद नेता बोल रहा है। चाहे वो आजमगढ़ में बोले, वो चाहे लखनऊ में बोले, इनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर सुनाई देती है। मैं भाई आज़ाद भाई को मैं बता दूं कि मैं ये जो सर्वोदय इंटर कॉलेज है, जब इसकी स्थापना हुई थी, जब इसकी नींव पड़ी थी, तो इसका मैं पहला छात्र था। और यह विद्यालय जो सपना था उतनी ऊंचाई तक तो नहीं पहुंच पाया कुछ कारणों से, लेकिन मैं इस अपनी कर्मभूमि पर मैं आज़ाद भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और इस कार्यक्रम में इतना आपने बीपी मंडल के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में बताया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों के अग्रज, हम लोगों के नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोगों के बड़े भाई, हमारे बीच में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दयाराम यादव जी, जिन्होंने सारी बातें बताई है, उन सारी बातों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मैं इनका बहुत बार भाषण सुना था, लेकिन आज बीपी मंडल की जयंती पर इन्होंने जो बातें कही है, वास्तव में हमारे समाज के, हमारे लोगों के लिए अगर ये बातें लोग दिल में रख लेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे समाज की एकता बढ़ेगी। तो जो पिछड़ा समाज है, ओबीसी समाज है, यह लोग एक होंगे। ऐसे हमारे बड़े भाई दयाराम यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे आपके क्षेत्र के सम्मानित और लोगों के दिलों में राज करने वाले हमारे बड़े भाई त्रिवेणी यादव जी, जो हमारे क्षेत्र से, हमारा भी गांव इनके क्षेत्र में है, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं और हमेशा सुख दुख में, मरना जीना, शादी विवाह, मैं देखता हूँ कि शायद कोई भी नेता, सामाजिक व्यक्ति इतना समय किसी को नहीं देता होगा जितना भाई त्रिवेणी जी देते हैं। और जनता का स्नेह, प्यार, मोहब्बत भी इनको मिलता है, वोट भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भाई सुदर्शन यादव जी, मनोज यादव जी, राहुल जी तो चले गए, हरिंदर जी,
मैं तो सबसे पहले जब हरिंदर जी की बातों को सुना तो मुझे अपने ऊपर जो है ये हो रहा था कि जो बातें समाज में हम लोगों को करनी चाहिए वह एक अध्यापक होकर के समाज को के अंदर एक नई ऊर्जा देने का काम हरिंदर जी कर रहे हैं। मैं इनके सारे भाषण को शुरू से लेकर के मंडल से लेकर के सारी बातों को इन्होंने जो विस्तार से बताया है, समाज को कैसे जोड़ा जाए, कैसे जयंती मनाया जाए, कैसे हम लोगों को तक जोड़ा जाए, इतना शायद इनका अध्ययन जो है, नॉलेज जो है, ज्ञान मैं समझता हूँ कि काफ़ी अध्ययन करते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने पूरी जयंती के बारे में बताया, मंडल के बारे में बताया, पूरे मंडल कमीशन के बारे में बताया। इसके लिए मैं भाई हरिंदर जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपको तो चाहिए कि समाज नौकरी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, यह भी मजिस्ट्रेट थे, नौकरी छोड़ करके ये भी कांग्रेस ज्वाइन किए थे और पहली बार विधायक 1953 में हुए थे। हरिंदर जी, आपको काफ़ी नॉलेज है, समाज को जोड़ने का आपके अंदर काफ़ी हुनर है। अगर हमारी कभी कभी आपसे साथ टेलीफोन पर वार्ता हुई थी, लेकिन मैं इतना गहराई से आपके बारे में नहीं जानता था। बहुत ही अच्छा काम आप करते हैं पिछड़े समाज के लिए और बहुत बड़ी ताकत है इस देश की पिछड़ा समाज। आज इस देश का प्रधानमंत्री जो अगर गूगल पर सर्च करेंगे, पूछेंगे कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसका नाम आएगा बाप रे मोदी। वो गूगल पर आता है। वो जो इस पिछड़े समाज को गुमराह करके इस देश की सत्ता पर बैठ करके और इस देश की सारी संस्थाओं को खत्म करने की बात कर रहा है, बेच रहा है। और एक अभी पार्लियामेंट दिल्ली के लाल किले से वो आह्वान कर रहा था कि मैं दोबारा 15 अगस्त पर जो है इस दिल्ली के लाल किले से झंडा 24 में भी फहराऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री दोबारा नरेंद्र मोदी अगर बैकवर्ड की गलती से पिछड़े समाज के लोग संगठित हो करके अगर जो इंडिया गठबंधन बना है इसके साथ नहीं जुटेंगे, तो अभी ये संविधान, देश, आरक्षण, नौकरी, सब लोगों के हक और अधिकार खत्म कर देगा और सब कुछ जो है धन दौलत सब अडानी और अंबानी को सौंप देगा और हम लोग फिर इस देश में गुलाम हो जाएंगे। इसलिए भाई हरिंदर जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को गांव तक बिमला जी के साथ, सच्चिदानंद जी के साथ लेके चलिए। हम भी पूरा का पूरा समय देंगे समाज को जोड़ने के लिए। कांसी राम ने पूरा जो है अगर समय दिया था इस देश को एक करने के लिए, बहुजन समाज को, तो मैं भी जो जीवन बचा है उसके लिए मैं आपके भावनाओं से मैं जो है काफ़ी प्रभावित हूँ। और आप आगे चलिए, मैं आपका हर तरह का सहयोग करूँगा। भाई जितेंद्र जी, हरकेश यादव जी कहाँ चले गए? देखिए, एक नौजवान दिलों की धड़कन है हरकेश जी। शायद आजमगढ़ जिले की बड़ी बड़ी ताकतें जो है हरकेश जी से हिलती हैं। और ये कहते हैं कि लोग जाते हैं और अखिलेश और मुलायम और कौन कौन से मिल करके आते हैं तो हमसे हंसी करते हैं। ये चिंता मत करिए हरकेश जी, आप आजमगढ़ के एक उगते हुए सूरज है। और आप अपनी कोशिश को आप आगे बढ़ाते रहिए, निश्चित रूप से ईश्वर आपको सफलता देगा। और हमारे बीच में पारस जी, देखिए बहुत ही गंभीरता से हम लोगों की बात को सुन रहे हैं। पारस जी प्रधान आपके नवापुरा के हैं, हमारे भाई साहब
इनके बगल में बैठे हैं शायद दिनेश मास्टर साहब, हमारे निषाद जी हमारे पुराने साथी हैं, और दयाराम साहनी जी और महेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं। हम लोग इनके साथ, हम लोग तो अभी पिछले चुनाव में संघर्ष किए थे। हमारे भाई वकील साहब मोतीपुर से हैं। देखिए, ये हमको टेलीफोन किए, हम आ रहे थे रास्ते में कि कहाँ हैं आप। मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, कार्यक्रम है, कहना मैं भी यही हूँ। मैं भाई वकील साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत समय देते हैं इस समाज के लिए। और हमारे भाई विजय यादव जी हमारे भांजे लगते हैं, इनको नॉलेज तो बहुत है, दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं, लेकिन आज विषय से थोड़ा भटक गए। जिस विषय पर बोलना था उस पर नहीं बोले, लेकिन उनको दुनिया के किसी भी विषय पर इनको आज आपको जानकारी लेना है तो भी पूरे विश्व के बारे में जानकारी रखते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो और चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे किसी भी राजनीति के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में इनको नॉलेज है। इतना अध्ययन इनका है, लेकिन पढ़े लिखे बहुत कम है। इनको कबीरदास मानिए, पढ़े लिखे बहुत कम हैं, ये कबीरदास हैं। भाई विनोद जी हैं, अरुण मास्टर साहब हैं, और हमारे वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं। सारे लोगों को मैं आज आप लोगों ने इस बीपी जयंती पर इतना समय दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा कि बीपी मंडल जी जो है हमारे ओबीसी समाज को, जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी 1953 में, और काका कालेलकर ने जो है एक रिपोर्ट मसौदा तैयार किया था, कांग्रेस ने उसकी सरकार को उसको नहीं माना और उस पर गलत रिपोर्ट लगा करके उसको कूड़ेदान में रख दिया गया था। और जनता पार्टी की जब सरकार बनती है 1977 में, तो मोरारजी देसाई ने, जब हमारे समाज के कुछ नेताओं ने, पिछड़े समाज के लोगों ने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो उन्होंने जो है कहा कि वह कालेलकर की जो रिपोर्ट है वह पुरानी हो चुकी है, नई रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता है। और ऐसे वक्त में बीपी मंडल जी, बिंदेश्वरी प्रसाद जी, इनके पिताजी रास बिहारी जी थे, जो बड़े वकील थे, बहुत बड़े लायर थे, जमींदार परिवार के थे, इनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और 1953 में ये पहली बार जो है मजिस्ट्रेट की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए, विधायक भी हुए, इसके बाद 2 बार सांसद भी हुए। 77 में जब इनको मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जो है, ओबीसी की रिपोर्ट के बारे में जो है इनको बनाया गया अध्यक्ष जो है मंडल बीपी मंडल कमेटी का जो है, तो उस वक्त इन्होंने 2 साल में जो है पूरे भारत का दौरा करके 1980 में इन्होंने पूरी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था। उस समय तो नहीं लागू हो पाया यह रिपोर्ट, लेकिन जब जनता दल की सरकार बनी 1989 में, तो 1990 में बीपी सिंह, लोग कह रहे थे आज़ाद जी कि बीपी सिंह का भी फोटो आप ही कह रहे थे कि रखना चाहिए, कोई और भी कह रहे थे, सही बात है। और ऐसे महामानव जो हमारे समाज के नहीं थे, सोचिए, लेकिन वो हमारे समाज की पीड़ा को समझते थे, चाहे जिन परिस्थितियां जो भी रही हों। उन्होंने 1990 में इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। और ऐसे वक्त में पूरे भारत में सामंतवादी ताकतें जो है सड़कों पर उतर गई थी। यही भारतीय जनता पार्टी उस समय समर्थन में थी, और यही आडवाणी जी उस समय मंडल के खिलाफ जो है कमंडल लेके निकल गए थे। उस समय इस देश का महानायक लालू यादव ने इनको बिहार में घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और इसी के बाद जो है इनकी कहानी वहीं ख़त्म होती है। उसके आगे सरकार हमारी गिर जाती है जनता दल की, फिर कांग्रेस की सरकार आती है, तो उस समय कांग्रेस जो है 92 में इस बीपी मंडल की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से लागू किया है। और
जिसके वजह से हमारे देश के सभी वर्ग के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित को तो आरक्षण बाबा साहब ने संविधान में दे दिया था 22%, 22.5% दलित और SC/ST को, लेकिन OBC को नहीं मिला था। लेकिन संविधान में उन्होंने व्यवस्था दिया था कि जब भी सरकार आएंगी तो ये लोग अपने पिछड़े समाज का आरक्षण दे सकते हैं। और जब 1990 में BP सिंह ने लागू किया तो पूरे देश में हड़कंप मच गई। और वही ताकतें आज साथियों, बहुत दुख की बात है, भाई राजेश जी कह रहे थे कि जिन लोगों ने मंडल कमीशन को की रिपोर्ट लागू होने पर समर्थन वापस करके सरकार गिरा दिया था, आज वही ताकतें भी जो है वही OBC के वोट पर जो है फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। अब सोचिए, OBC के सोचने की जरूरत है। कोयरी, कोहान, लोहार, बढ़ई, चौहान, चौरसिया, राजभर, निषाद, मल्ला, धोबी, दरकार, पासी, खटिक, कुर्मी, यादव, जो भी जातियां हैं, आज उनके ऊपर उनके वोटों से आज इस देश की सभी संस्थाओं पर, हमारे संविधान पर हमला हो रहा है। हम तो अभी देख रहे थे आज़ाद भाई, एक दिन प्रधानमंत्री का सलाहकार वह कह रहा था कि संसद नई बनी है तो नया संविधान भी होना चाहिए। पिछड़े समाज के और दलित समाज के लोगों को या इस देश के किसी भी समाज के लोग हों, अगर इस देश का संविधान बदलेगा जिस दिन, उस दिन इस देश में आग लग जाएगी। और यह मंशा है भाई हरकेश जी, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग इस देश के संविधान को, इस देश के तिरंगे झंडे को, इस देश को खत्म करना चाहते हैं और नया मनवादी संविधान ला करके नया अपनी व्यवस्था चलाना चाहते हैं। आज इसलिए हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं और या OBC समाज के लोग हैं, हम लोगों को आगाह होने की ज़रूरत है। वक्त आ गया है 2024 में। बिमला जी, इस मूवमेंट को आप लोग 4-6 महीना है, अगर इस मूवमेंट को पूरे उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ तो निश्चित तौर से यह देश ना संविधान बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, ना और इस देश की सरकारी संस्थाएं बचेंगी। सबको जो है पूंजीपतियों के सामने सौंप दिया जाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत ही आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आए हुए सभी लोगों का मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ा क्रीमी लेयर जो है OBC में क्रीमी लेयर, वो तो अब सब क्रीमी लेयर की क्या बात बताऊं, सब कुछ आरक्षण खत्म कर दिया गया। अभी 89,000 जो वैकेंसी थी उसमें 18,000 में घपला कर दिया गया। नहीं, जैसे योगी सरकार जो है, चाहे मोदी सरकार, सिर्फ पिछड़ों पर हमला कर रही है। उसमें न्यायालय से भी आया था कि ये गलत हुआ है, लेकिन उसको भी उसका हक नहीं मिल पाया है। तब मैं समझता हूँ कि यह पिछड़ों के साथ यह सरकार घात कर रही है, विश्वासघात कर रही है और पिछड़े समाज को निश्चित तौर से इस सरकार के नीयत के बारे में, नीति के बारे में समझने की ज़रूरत है। यदि यहाँ पिछड़े और दलित समाज के लोग नहीं समझते हैं, आपस में बटेंगे तो निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा जो है अव्यवस्था होगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब कुछ बढ़ गया है और भी आगे बढ़ेगा। देश भी खत्म हो जाएगा, संविधान भी खत्म हो जाएगा। इन सब बातों के साथ मैं विशेष तौर से बिमला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप काम करिए। मैं बीच में थोड़ा अस्वस्थ था, आपको शायद पता होगा, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। आप आगे बढ़िए, जो भी हमें खून भी देना पड़ेगा आपके लिए, तो वो भी मैं देने के लिए पीछे नहीं हटूँगा। इसलिए इन सब के साथ मैं सभी अपने अतिथियों का, विशेष तौर से आज़ाद भाई, वकील साहब का, त्रिवेणी भाई का, प्रधानाचार्य जी का, सबका, हरिंदर जी का, सबका जो है सबका, हरिनाथ भाई का, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। अंत में पुनः BP मंडल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पहले हटा दिया जाए। हाँ, नहीं ऐसे ही, नहीं ऐसे गोल
हाँ, इसको एक पकड़ लाओ।